मेरे बेटे, अब हम देखेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म इन साइक्लोएल्केन्स। इससे पहले हमने ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म इन डबल बॉन्डेड कंपाउंड्स देखा था। तो साइक्लोएल्केन्स में ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म तभी पॉसिबल होगी जब कम से कम दो सैचुरेटेड कार्बन एटम ऐसे होंगे जिन पर डिफरेंट ग्रुप्स होंगे। साइक्लोएल्केन्स having at least two saturated carbon atoms mean to say sp3 hydroxide with individually different groups exhibit geometrical isomerism. For example, जैसे हम लें डाईमिथाइल साइक्लोप्रोपेन, तो एक पॉसिबिलिटी ये है कि इस तरह से ग्रुप हों, और जो दूसरी पॉसिबिलिटी होगी वो यह होगी कि एक CH3 इस तरीके से हो और दूसरा CH3 इस तरीके से। अब अगर हम एरियल विजन करेंगे तो हमें मिलेगा कि दोनों CH3 ऊपर की तरफ हैं, यानी कि अपवर्ड डायरेक्शन में है। एरियल विजन का मतलब हुआ कि अगर हम ऊपर की तरफ से देखेंगे तो इस केस में दोनों CH3 अपवर्ड डायरेक्शन में है। एरियल विजन ये दोनों CH3 अपवर्ड डायरेक्शन में और ये दोनों CH3 डाउनवर्ड डायरेक्शन में। यहाँ पर ये CH3 और ये H अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, ये H और ये CH3 डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो ऊपर की तरफ दोनों CH3 दिखाई देंगे, इसलिए ये हो गया सिस्पर और ये हो गया ट्रांसफर। अगर हम फ्रंट विजन देखें, फ्रंट विजन अगर हम इस कंपाउंड का एरियल विजन करते हैं तो देखने को मिलता है कि दोनों CH3 अपवर्ड डायरेक्शन में और दोनों H डाउनवर्ड डायरेक्शन में। लेकिन अगर हम फ्रंट विजन करेंगे तो हम पाएंगे कि दोनों CH3 टुवार्ड्स द व्यूअर है और दोनों H बिहाइंड द व्यूअर है। तो जो टुवार्ड्स द व्यूअर होंगे ग्रुप्स, उनको हम सॉलिड वेजेस से रिप्रेजेंट करेंगे, और जो हाइड्रोजन होंगे
उनको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। तो दोनों CH3 टुवर्ड्स द व्यूअर हैं, और दोनों H अवे फ्रॉम व्यूअर। अगर दोनों CH3 टुवर्ड्स द व्यूअर होंगे तो ये सिस फॉर्म होगा, और अगर एक CH3 अवे होगा फ्रॉम द व्यूअर और दूसरा CH3 टुवर्ड्स द व्यूअर होगा, एक अवे फ्रॉम द व्यूअर और दूसरा टुवर्ड्स द व्यूअर है, इसलिए ये हो जाएगा ट्रांसफर। तो ये तो रहा एरियल विजन। एरियल विजन में अगर ऊपर की तरफ से हमें दोनों सेम ग्रुप एक ही साइड दिखाई दे रहे हैं तो ये सिस फॉर्म होगा और ये ट्रांसफॉर्म होगा। This one is cis form and this one is transform. और अगर हम फ्रंट विजन करते हैं तो फ्रंट विजन में अगर सेम ग्रुप्स टुवर्ड्स द व्यूअर हैं या सेम ग्रुप अपोजिट टू द व्यूअर है, अवे फ्रॉम द व्यूअर है, तो इस सिचुएशन में सिस फॉर्म होगा। मीन टू से बोथ ग्रुप्स आर टुवर्ड्स द व्यूअर और बोथ ग्रुप्स आर अवे द व्यूअर, तो सिस फॉर्म होगा। और अगर सेम ग्रुप्स डिफरेंट साइड है, मीन टू से एक ग्रुप टुवर्ड्स द व्यूअर है और दूसरा ग्रुप अवे फ्रॉम द व्यूअर है, तो ये ट्रांसफॉर्म होगा। अगर हम साइक्लोएल्केन में अगर 2 methyl ग्रुप्स प्रेजेंट है, मीन टू से 1,2-dimethyl cyclohexane, ये था डाइमिथाइल साइक्लोप्रोपेन, 1,2-dimethyl cyclopropane, 1,2-dimethyl cyclopropane, और ये है 1,2-dimethyl cyclohexane। तो इसमें दोनों CH3 ग्रुप टुवर्ड्स द व्यूअर है, इसलिए ये सिस हो जाएगा। और अगर एक CH3 ग्रुप टुवर्ड्स द व्यूअर हो और दूसरा CH3 ग्रुप अवे फ्रॉम द व्यूअर हो, तो ये हो जाएगा ट्रांस 1,2-dimethyl cyclohexane। इनका IPC नेम सेम होता है, लेकिन रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन के कारण
पोजीशन डिफरेंट होती है तो डिफरेंट प्रॉपर्टीज वाले कंपाउंड मिलते हैं। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे, उनमें देखेंगे कि वो GI मीन टू से ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म एग्जिबिट करते हैं या नहीं करते। जो क्वेश्चन दिया गया है उसमें लिखा हुआ है डज फॉलोइंग कंपाउंड्स एग्जिबिट ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। तो कोई भी साइक्लो एल्केन तभी ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करेगा जब उसमें एटलीस्ट 2 कार्बन एटम्स ऐसे हों जिन पर डिफरेंट ग्रुप्स हों। तो इस कंपाउंड में अगर हम देखेंगे तो एक तो ग्रुप ये है और दूसरा ये है, तो 2 कार्बन एटम्स ऐसे मिले जो sp3 ऑक्सीडाइज्ड है और दोनों पर इंडिविजुअली डिफरेंट ग्रुप्स हैं। यहां पर H होगा, यहां पर भी H होगा, तो इस पर डिफरेंट ग्रुप, इस पर भी डिफरेंट ग्रुप, इसलिए ये ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म एग्जिबिट करेगा। अब सेकंड केस को देखते हैं, सेकंड एग्जांपल को देखते हैं। इसमें इस ग्रुप को देखें, इस कार्बन को देखें तो इस पर जो दोनों ग्रुप हैं वो डिफरेंट हैं, लेकिन इस कार्बन पर दोनों ग्रुप सेम हैं। और जब सेम होंगे, मैंने बताया था कि कम से कम 2 कार्बन एटम ऐसे होने चाहिए जिन पर इंडिविजुअली डिफरेंट ग्रुप्स होने चाहिए। तो इसमें केवल एक ही कार्बन ऐसा है जिस पर डिफरेंट ग्रुप्स हैं, दूसरा कार्बन एटम ऐसा है जिस पर सेम ग्रुप है और यहां पर दोनों पर हाइड्रोजन ही होंगे, इसलिए ये कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो नहीं करेगा। इसमें देखें तो इसमें एक ही कार्बन एटम पर सेम ग्रुप्स हैं, इस पर भी सेम होंगे क्योंकि हाइड्रोजन होगा, यहां पर भी हाइड्रोजन होगा, तो ये भी ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो नहीं करेगा। अब हम इस कंपाउंड को देखेंगे। इस कंपाउंड में यहां पर CH3 ग्रुप है तो यहां पर H भी होगा, यहां पर भी H होगा, यानी कि ये दोनों कार्बन ऐसे हैं जिन पर डिफरेंट ग्रुप्स प्रेजेंट हैं। इस कार्बन पर दोनों ग्रुप डिफरेंट हैं, इस कार्बन पर भी दोनों ग्रुप डिफरेंट हैं, इसलिए ये ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करेगा। इसको अगर हम देखें तो इसमें भी 2 कार्बन एटम्स sp3 ऑक्सीडाइज्ड ऐसे हैं जिन पर डिफरेंट ग्रुप होंगे। यहां पर H है और B ग्रुप लगा हुआ, यहां पर भी H और A ग्रुप लगा हुआ है। तो इसमें क्योंकि 2 कार्बन एटम्स ऐसे हैं जिन पर डिफरेंट ग्रुप्स हैं, ये दोनों ग्रुप डिफरेंट हैं, ये दोनों ग्रुप डिफरेंट हैं, इसलिए ये ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करेगा। अब अगर दोनों कार्बन एटम्स पर A अपवर्ड डायरेक्शन में हो, B अपवर्ड डायरेक्शन में हो, मीन टू से उसे अगर हम रिप्रेजेंट करेंगे तो मैंने बताया था कि सॉलिड वेज से तब रिप्रेजेंट करते हैं जब ग्रुप इन फ्रंट ऑफ व्यूअर हो, टुवर्ड्स द व्यूअर हो, और डैश से तब रिप्रेजेंट करते हैं जब ग्रुप अवे फ्रॉम द व्यूअर हो। एक सिचुएशन ये होगी और दूसरी सिचुएशन में B यहां होगा, H होगा। जब ये सिचुएशन है तो सिस आइसोमर होगा और जब अपोजिट साइड होंगे तो ट्रांस आइसोमर। अब इस कंपाउंड को देखते हैं। इस कंपाउंड में तीनों कार्बन एटम्स पर इंडिविजुअली डिफरेंट ग्रुप्स हैं, तो मैंने बताया था कि कम से कम 2 पर होनी चाहिए। अगर 2 से ज्यादा कार्बन एटम्स पर डिफरेंट ग्रुप्स हैं तो वो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म तो शो करेगा ही, क्योंकि कम से कम 2 पर होनी चाहिए, तब ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करता है। ये 2 से ज्यादा हो जाएंगे
तब तो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म होगी ही। तो इसमें एक सिचुएशन तो ये हो सकती है, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करेगा ऑल आर एट सॉलिड वेज A is at solid ways. Solid wave means in front of, towards the viewer. B solid wave पर हो और C solid wave पर, टोटल आइसोमर्स हो जाएंगे 4। अब हम कुछ क्वेश्चंस और देखेंगे। अगला एग्जाम्पल है, उसमें दोनों ही कार्बन्स डिफरेंट ग्रुप रखते हैं, इसलिए ये ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करेगा। इसमें साइक्लोहेक्सेन है और इस कार्बन पर हाइड्रोजन और फिनाइल ग्रुप है, इस कार्बन पर भी हाइड्रोजन और फिनाइल ग्रुप है। तो ये दोनों कार्बन ऐसे हैं जिनमें प्रत्येक पर डिफरेंट ग्रुप हैं, इसलिए ये भी ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करेगा। अब इस कंपाउंड को देखते हैं, तो इसमें 1 2 3 4 5 6 हेक्साक्लोरो बेंजीन है, या बेंजीन हेक्साक्लोराइड कह लें। तो इसमें अगर हम देखेंगे तो सभी कार्बन एटम्स ऐसे हैं जिनमें प्रत्येक पर डिफरेंट ग्रुप प्रेजेंट है, इसलिए ये ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म तो शो करेगा ही। अब कौन कौन से आइसोमर्स होंगे जरा उनको भी देख लेते हैं। पहला तो ये है कि ऑल आर एट सॉलिड वेजेस। सेकेंड केस होगा 1 इज एट सॉलिड वेज। जो फर्स्ट क्लोरीन है, एक कोई क्लोरीन सॉलिड वेज पर हो, मीन टू से टुवार्ड्स द व्यूअर हो, रेस्ट क्लोरीन एटम्स अवे फ्रॉम द व्यूअर हो। थर्ड इज 1 2 सॉलिड, 1 3 solid, 1 4 solid, 1 2 3 solid, 1 2 4 solid और 1 2 5 इतने ही केसेस पॉसिबल हैं, और इसमें जो टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म होगा वो हो जाएगा 8। तो इसको आप एज्यूम करके देखें तो ये क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से इसमें आइसोमर्स होंगे। सॉलिड का मैंने मतलब बताया कि विच इज एट सॉलिड वेज। सॉलिड वेज का मतलब इन फ्रंट ऑफ व्यूअर, टुवार्ड्स द व्यूअर, एंड डैश पोजीशन पर रेस्ट होंगे। जैसे इसमें सभी सॉलिड है, इसका मतलब सभी टुवार्ड्स द, सभी सीएल एटम्स टुवार्ड्स द व्यूअर है, और हाइड्रोजन एटम अवे फ्रॉम द व्यूअर है। तो जो टुवार्ड्स द व्यूअर होते हैं उन्हें हम सॉलिड वेजेस से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो अवे फ्रॉम द व्यूअर होते हैं उन्हें हम डैश वेजेस से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर सॉलिड मीन्स है एट सॉलिड वेज, और आई कैन से टुवार्ड्स द व्यूअर। अब हम साइक्लोएल्कीन में ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म देखेंगे। मेरे बेटे, अब हम देखेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म इन साइक्लोएल्कीन्स।
साइक्लोएल्कीन्स में ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म देखने के लिए हम दो पॉइंट्स पर फोकस करेंगे। पहला है अबाउट द रिंग। हमें ये चेक करना होगा कि जो रिंग है उस पर कम से कम 2 कार्बन एटम ऐसे हों जिनमें से प्रत्येक पर डिफरेंट ग्रुप्स हों। मिनिमम 2 सैचुरेटेड एटम्स with 2 different groups at each end। और दूसरा हम देखेंगे कि जो साइक्लिक स्ट्रक्चर है उसमें डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड के कारण ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म तभी पॉसिबल होगी जब रिंग कम से कम 8 कार्बन एटम से बनी हुई हो। रिंग शुड बी कंपोज्ड ऑफ मिनिमम 8 एटम्स। अब केवल 8 एटम्स वाले ही 8 या मोर एटम्स वाले ही ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म क्यों शो करते हैं, तो उसका एक रीजन भी है कि अगर 1 से कम एटम्स होंगे तो स्ट्रेन बहुत ज्यादा होगा। 8 एटम्स होने पर डिस्टेंस बढ़ जाता है और डिस्टेंस बढ़ने के कारण ट्रांसफॉर्म पॉसिबल हो जाता है। तो ड्यू टू हाई स्ट्रेन transform of rings having less than 8 atoms does not exist। कम से कम 8 एटम होंगे तभी साइक्लिक स्ट्रक्चर ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करेगी। अदरवाइज अगर लेस देन 8 एटम्स हैं तो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो नहीं करेगी। इस तरीके से हमने देखा कि साइक्लोएल्कीन में ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म के लिए 2 कंडीशन है। पहला तो हम ये चेक करेंगे कि रिंग में कम से कम 2 कार्बन एटम ऐसे हों जिनमें प्रत्येक पर डिफरेंट ग्रुप हो, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म होगी। और दूसरा, अगर डबल बॉन्ड है तो कम से कम 8 मेंबर्ड रिंग होने पर ही ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म होगी। अब हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। अब जो क्वेश्चन है उसमें दिया गया है डज फॉलोइंग कंपाउंड एग्जिबिट जीआई। क्या जो ये कंपाउंड दिए गए हैं वो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करेंगे या नहीं करेंगे। तो मैंने आपको बताया था कि साइक्लोएल्कीन में हम ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म 2 तरीके से चेक करते हैं। एक तो अबाउट रिंग। अगर रिंग में 2 कार्बन एटम्स ऐसे हैं, कम से कम 2 होने चाहिए, जो सैचुरेटेड हो और जिन पर इंडिविजुअली डिफरेंट ग्रुप हो, तो वो जीआई एग्जिबिट करेगा। अबाउट डबल बॉन्ड इन रिंग। और रिंग में जो डबल बॉन्ड होगा वो तभी ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करेगा जब रिंग में कम से कम 8 मेंबर्स हों, एट लीस्ट 8 मेंबर्ड रिंग। तो हम ये दोनों पॉइंट देखेंगे। जो फर्स्ट कंपाउंड है इसमें डबल बॉन्ड है लेकिन रिंग 6 मेंबर्ड नहीं है, तो डबल बॉन्ड के कारण ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म नहीं होगा। और अगर रिंग के कारण देखी जाए तो रिंग में इंडिविजुअली डिफरेंट ग्रुप कंटेनिंग सैचुरेटेड कार्बन एटम्स नहीं है। यहाँ पर हाइड्रोजन ही होगी, यहाँ पर केवल एक हाइड्रोजन होगी, यहाँ पर केवल एक हाइड्रोजन होगी, और ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, sp3 नहीं है।
केवल एक हाइड्रोजन यहाँ होगी, एक हाइड्रोजन यहाँ होगी, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन एटम्स होंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें जो रिंग स्ट्रक्चर है उसमें 2 कार्बन एटम्स ऐसे नहीं हैं जिन पर इंडिविजुअली डिफरेंट ग्रुप हो, तो रिंग के कारण भी ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म नहीं है। सेकेंड केस देखते हैं, इसमें डबल बॉन्ड के कारण ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म नहीं होगी, क्योंकि जो रिंग है वो 8 मेंबर्ड ना होकर 4 मेंबर्ड है। और रिंग के कारण अगर देखा जाए, अबाउट रिंग देखा जाए, तो रिंग में इंडिविजुअली डिफरेंट ग्रुप नहीं है, इसलिए ये भी ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इसमें डबल बॉन्ड के अबाउट ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म नहीं होगी, क्योंकि रिंग एटलीस्ट 8 मेंबर्ड होनी चाहिए और यहाँ पर 4 मेंबर्ड है। अब रिंग के रेस्पेक्ट में देखते हैं, तो रिंग पर केवल एक कार्बन ऐसा है जिस पर इंडिविजुअली डिफरेंट ग्रुप है, और हमें कम से कम 2 कार्बन एटम्स ऐसे चाहिए जिन पर इंडिविजुअली डिफरेंट ग्रुप हो, तभी ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म पॉसिबल होता है। इसका मतलब ये हुआ कि रिंग के अबाउट भी ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म नहीं है। अब इस कंपाउंड को देखते हैं। यहाँ पर डबल बॉन्ड के कारण ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म नहीं होगा, लेकिन रिंग के कारण ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म पॉसिबल होगा, क्योंकि इस कार्बन पर भी इंडिविजुअली डिफरेंट ग्रुप हैं और इस पर भी इंडिविजुअली डिफरेंट ग्रुप्स हैं। नेक्स्ट कंपाउंड पर आते हैं। इसमें ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है और डबल बॉन्ड के कारण तो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म पॉसिबल ही नहीं होगा। अब केवल एक कार्बन एटम ऐसा है जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है और उस पर इंडिविजुअली डिफरेंट ग्रुप है। एक तरफ CH3 है और एक तरफ हाइड्रोजन है, तो केवल एक ही एटम ऐसा है जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है और उस पर इंडिविजुअली डिफरेंट ग्रुप्स हैं, और हमें ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म के लिए कम से कम 2 एटम ऐसे चाहिए जिन पर इंडिविजुअली डिफरेंट ग्रुप हों, तो ये भी रिंग भी ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो नहीं करेगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इसमें ये दोनों सेम हैं, तो डबल बॉन्ड के कारण भी नहीं होगा ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म, और रिंग स्ट्रक्चर के कारण भी ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म नहीं होगा। इस केस में देखेंगे तो ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा। यहां पर ये कार्बन तो इंडिविजुअली डिफरेंट ग्रुप्स रखता है, लेकिन केवल एक ही कार्बन अगर इंडिविजुअली डिफरेंट ग्रुप रखेगा रिंग में, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म पॉसिबल नहीं होगी। तो ना तो डबल बॉन्ड के कारण होगा और ना ही अबाउट रिंग होगी। अब हम कुछ क्वेश्चंस और देखेंगे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म ना तो डबल बॉन्ड के अबाउट होगी और ना ही रिंग के अबाउट होगी, क्योंकि ये दोनों कार्बन एटम्स sp2 हाइब्रिडाइज्ड, और जब sp2 हाइब्रिडाइज्ड होंगे तो इस पर केवल एक ही ग्रुप होगा, क्योंकि ये डबल बॉन्ड है और ये सिंगल बॉन्ड है। ओवरऑल इसकी 4 वैलेंसी सेटिस्फाइड, इस पर हाइड्रोजन नहीं है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें अगर हम डबल बॉन्ड के अबाउट देखें तो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन अगर रिंग के रेस्पेक्ट में देखा जाए तो ये कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है और इस पर मिथाइल ग्रुप और हाइड्रोजन भी है, तो ये तो इंडिविजुअली डिफरेंट ग्रुप्स रखता है, लेकिन ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, इसलिए रिंग के रेस्पेक्ट में ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म पॉसिबल नहीं है। अब इस एग्जांपल को देखते हैं। तो इसमें डबल बॉन्ड के रेस्पेक्ट में
ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म पॉसिबल नहीं है, क्योंकि डबल बॉन्ड अगर रिंग के अंदर है तो केवल तभी ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म होगी जब रिंग कम से कम 8 मेंबर हो। तो इसमें डबल बॉन्ड के रेस्पेक्ट में नहीं होगी। अब हम रिंग के रेस्पेक्ट में देखेंगे तो ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, ये भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, और दोनों पर इंडिविजुअली डिफरेंट ग्रुप्स हैं। इसलिए रिंग के रेस्पेक्ट में ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म पॉसिबल होगी। इस कंपाउंड को देखते हैं, इसमें डबल बॉन्ड के रेस्पेक्ट में ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म पॉसिबल नहीं होगी, लेकिन यहाँ पर जो रिंग स्ट्रक्चर है इसमें इंडिविजुअली डिफरेंट ग्रुप्स हैं, इसलिए रिंग के रेस्पेक्ट में ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म पॉसिबल होगी। अब इस कंपाउंड पर आते हैं, इसमें डबल बॉन्ड के रेस्पेक्ट में भी ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म पॉसिबल नहीं है और रिंग के रेस्पेक्ट में भी ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म पॉसिबल नहीं है, क्योंकि डबल बॉन्ड के रेस्पेक्ट में ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म तभी पॉसिबल है जब रिंग एटलीस्ट 8 मेंबर्ड हो, और रिंग के रेस्पेक्ट में ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म तभी पॉसिबल होगी जब कम से कम 2 कार्बन एटम सैचुरेटेड हों और उन पर इंडिविजुअली डिफरेंट ग्रुप्स हैं। अब इसे देखते हैं, तो इसमें डबल बॉन्ड के रेस्पेक्ट में ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म पॉसिबल नहीं है, लेकिन रिंग के रेस्पेक्ट में ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म पॉसिबल होगी, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन है और यहाँ पर भी हाइड्रोजन है। तो 2 कार्बन एटम्स ऐसे हैं जिन पर इंडिविजुअली डिफरेंट ग्रुप्स हैं, इसलिए रिंग के रेस्पेक्ट में पॉसिबल है। इसमें डबल बॉन्ड के रेस्पेक्ट में ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म पॉसिबल नहीं होगी और रिंग के रेस्पेक्ट में भी ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म पॉसिबल नहीं होगी, क्योंकि ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ये वाला तो sp3 है और इस पर इंडिविजुअली डिफरेंट ग्रुप्स भी हैं, लेकिन ये वाला sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, इसलिए ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म पॉसिबल नहीं है विथ रेस्पेक्ट टू रिंग। अब हम कुछ क्वेश्चंस और देखेंगे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें अगर हम डबल बॉन्ड के अराउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म देखेंगे तो ये पॉसिबल होगी, क्योंकि इसमें 8 मेंबर्ड रिंग है, और जब 8 मेंबर्ड रिंग होती है तो कार्बन एटम्स के बीच का डिस्टेंस इतना बढ़ जाता है जिससे कि सिस और ट्रांसफॉर्म बन जाते हैं। लेकिन अगर नंबर ऑफ मेंबर्स इन रिंग लेस देन 8 है तो स्ट्रैंड अधिक होने के कारण ट्रांसफॉर्म पॉसिबल नहीं होता। ये तो इसका सिस फॉर्म हुआ। अब डबल बॉन्ड के रेस्पेक्ट में अगर हम इसका ट्रांसफॉर्म देखेंगे तो ट्रांसफॉर्म को हम इस तरीके से ट्रेस कर सकते हैं। ये ट्रांस और ये बॉन्ड इससे कनेक्टेड है, या इसको अगर लिखना चाहें तो इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। वन 2 3 4 5 6 7 और 8 टब टाइप स्ट्रक्चर हो जाएगी। तो ये ट्रांसफॉर्म है। इसमें अगर हम ये मान लें कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है तो सिस फॉर्म तो एक ही साइड होंगे, मतलब जो
रेस्ट बॉन्ड है वो इस तरीके से अरेंज हो तो सिस फॉर्म होगा। और अगर ट्रांसफॉर्म को देखना चाहें तो ट्रांसफॉर्म के लिए ये मान लिया डबल बॉन्ड है और ये एक स्ट्रिंग हमने ले ली जिसमें कई सारे कार्बन एटम्स मान सकते हैं। तो एक तो इस साइड से होगा और दूसरा बॉन्ड जो है वो इस साइड से जाकर के अटैच होगा, तो ये ट्रांस हो गया। ये स्ट्रक्चर जो हुई वो ट्रांस स्ट्रक्चर हुई। एक इस साइड है और दूसरा आकर के इस साइड से कनेक्ट होगा, और ऐसा तभी पॉसिबल है जब कम से कम 8 मेंबर्ड रिंग। अब अगर हम रिंग के रेस्पेक्ट में देखेंगे तो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म पॉसिबल नहीं होगी, क्योंकि रिंग के रेस्पेक्ट में ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म तभी पॉसिबल होती है जब कम से कम 2 कार्बन एटम्स ऐसे हों जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड हों और उन पर इंडिविजुअली डिफरेंट ग्रुप्स हों। इसमें एक भी कार्बन ऐसा नहीं है, इसलिए रिंग के रेस्पेक्ट में ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म पॉसिबल नहीं होगी। इसमें डबल बॉन्ड के रेस्पेक्ट में ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म पॉसिबल होगी, क्योंकि 8 मेंबर्ड रिंग है। U2 being 8 मेंबर्ड रिंग, और अगर रिंग के रेस्पेक्ट में देखेंगे तो उसके रेस्पेक्ट में भी ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म पॉसिबल है, क्योंकि यहां पर 2 कार्बन एटम्स ऐसे हैं जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड हैं और इंडिविजुअली डिफरेंट ग्रुप रखते हैं। तो इसमें रिंग के रेस्पेक्ट में भी ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म पॉसिबल होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन में डबल बॉन्ड के रेस्पेक्ट में ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म पॉसिबल होगा, क्योंकि इस रिंग में मोर देन 8 कार्बन एटम्स हैं। टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हो जाएगा 10, तो कम से कम 8 मेंबर्ड रिंग होनी चाहिए। यहां पर 10 मेंबर्ड रिंग है, और रिंग के रेस्पेक्ट में ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म नहीं होगा, क्योंकि इस पर इंडिविजुअली डिफरेंट ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, मतलब इंडिविजुअली डिफरेंट ग्रुप कंटेनिंग कार्बन एटम प्रेजेंट नहीं है। ये तो इसका सिस फॉर्म है। अगर हम इसके ट्रांसफॉर्म को ट्रेस करना चाहें तो इस तरीके से ट्रेस कर सकते हैं, और इसमें यहां पर डबल बॉन्ड, ये इसका ट्रांसफॉर्म। तो ये तो रहा ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म इन साइक्लोएल्कीन्स। अब हम ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म देखेंगे इन साइक्लोएल्काइलिडीन। मेरे बेटे, अब हम देखेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म इन साइक्लोएल्काइलिडीन। साइक्लोएल्काइलिडीन का मतलब होता है कि साइक्लोएल्केन रिंग स्ट्रक्चर हो और उसी से डबल बॉन्ड कनेक्टेड हो। रिंग प्लस डबल बॉन्ड इज नोन एज साइक्लोएल्काइलिडीन। ऐसे कंपाउंड्स में हमें ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म देखने के लिए 2 पॉइंट हम देखेंगे। एक तो अबाउट रिंग, रिंग के रेस्पेक्ट में अगर हम ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म देख रहे हैं तो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म तभी पॉसिबल होगी जब रिंग में कम से कम 2 कार्बन एटम सैचुरेटेड हो और उन पर इंडिविजुअली डिफरेंट ग्रुप्स हों। और डबल बॉन्ड के रेस्पेक्ट में अगर देखेंगे तो डबल बॉन्ड के रेस्पेक्ट में दोनों कार्बन एटम्स पर इंडिविजुअली डिफरेंट ग्रुप्स होने चाहिए। जैसे मान लिया जो कंपाउंड है वो इस तरह, इस कंपाउंड में अगर हम डबल बॉन्ड के रेस्पेक्ट में देखेंगे
तो यहां पर इंडिविजुअली डिफरेंट ग्रुप्स हैं, और अगर हम इस कार्बन पर देखें तो इस कार्बन पर इस साइड और इस साइड दोनों ओर का एटमॉस्फेयर डिफरेंट है, इसलिए ये दोनों भी डिफरेंट हैं। तो जब डबल बॉन्ड के रेस्पेक्ट में देखेंगे, विथ रेस्पेक्ट टू डबल बॉन्ड ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म पॉसिबल। अब हम रिंग के रेस्पेक्ट में देखते हैं। तो रिंग के रेस्पेक्ट में जब हम देखेंगे तो केवल एक कार्बन ऐसा होगा जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा और sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा, और उस पर इंडिविजुअली डिफरेंट ग्रुप्स हैं, एक अल्फा है और एक हाइड्रोजन है। यहां पर दोनों हाइड्रोजन हैं, सेम हो गए। ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, इसलिए रिंग के रेस्पेक्ट में ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म पॉसिबल नहीं होगा। यहां पर दोनों सेम है। अगर यहां पर कोई एक एटम डिफरेंट होता, हाइड्रोजन के अलावा कोई एटम प्रेजेंट होता, तो ये दोनों एटम्स इंडिविजुअली डिफरेंट होते और सैचुरेटेड भी हैं, इसलिए रिंग के रेस्पेक्ट में ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म पॉसिबल थी। जैसे हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, यहां पर अल्फा है और यहां पर बीटा है। तो जो डबल बॉन्ड है इसके रेस्पेक्ट में ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म पॉसिबल होगा, क्योंकि दोनों कार्बन एटम्स पर इंडिविजुअली डिफरेंट ग्रुप्स। अब अगर रिंग के रेस्पेक्ट में देखेंगे तो ये और ये दोनों एटम ऐसे हैं जिन पर इंडिविजुअली डिफरेंट ग्रुप्स भी हैं और दोनों sp2 हाइब्रिडाइज्ड भी हैं। sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। तो ये दोनों sp3 हाइब्रिडाइज्ड हैं, इसलिए रिंग के रेस्पेक्ट में ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म पॉसिबल होगी। अब हम इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में हमें दिए गए कंपाउंड में ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म होगी या नहीं होगी, इसको पता लगाना है। तो जो ये कंपाउंड है इसमें डबल बॉन्ड के रेस्पेक्ट में ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ पर हाइड्रोजन है और ये ग्रुप भी सेम है। तो इस तरफ का एटमॉस्फेयर है, इस कार्बन और इस तरफ का एटमॉस्फेयर और इस तरफ का एटमॉस्फेयर सेम है, इसलिए डबल बॉन्ड के रेस्पेक्ट में ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म नहीं है। और रिंग के रेस्पेक्ट में भी ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म नहीं होगी, क्योंकि रिंग पर इंडिविजुअली डिफरेंट ग्रुप कंटेनिंग 2 sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम्स नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इसमें इस कार्बन पर जो दो कार्बन एटम अटैच हैं, दोनों का एटमॉस्फेयर सेम है, या ये कह लें कि दोनों ग्रुप सेम हैं, इसलिए डबल बॉन्ड के रेस्पेक्ट में ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म नहीं होगी, और रिंग के रेस्पेक्ट में भी ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म नहीं होगी, क्योंकि रिंग में ऐसे कार्बन एटम्स नहीं है जिन पर इंडिविजुअली डिफरेंट ग्रुप्स हों। अब इस कंपाउंड को देखते हैं। इस कंपाउंड में
डबल बॉन्ड के रेस्पेक्ट में ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म पॉसिबल होगी, क्योंकि ये दोनों ग्रुप डिफरेंट है और यहाँ पर जो इस साइड ग्रुप है वो डिफरेंट है और यहाँ का भी डिफरेंट है, तो इसलिए ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म पॉसिबल होगी। रिंग के रेस्पेक्ट में अगर देखेंगे तो रिंग के रेस्पेक्ट में ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म पॉसिबल नहीं होगी, क्योंकि रिंग पर केवल एक ही कार्बन ऐसा है जिस पर डिफरेंट ग्रुप है और कम से कम 2 कार्बन आइटम ऐसे होने चाहिए sp3 ऑक्साइड जिन पर डिफरेंट ग्रुप्स हों, तो कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करता है। अब इस कंपाउंड पर आते हैं। इस कंपाउंड में डबल बॉन्ड के रेस्पेक्ट में ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म नहीं है, क्योंकि इस साइड और इस साइड जो ग्रुप अटैच है, यहाँ पर इस कार्बन से CH3 है और उसके बाद जो कार्बन है बिल्कुल वैसा ही एटमॉस्फेयर इस वाले बॉन्ड पर भी है। यहाँ से यहाँ जाएंगे तो CH3 है और फिर वही कार्बन मिल जाएगा। तो दोनों आइडेंटिकल हैं, दोनों साइड के जो एटमॉस्फेयर हैं वो आइडेंटिकल है, इसलिए ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म नहीं होगी। और अगर हम रिंग के रेस्पेक्ट में देखें तो रिंग के रेस्पेक्ट में ये कार्बन और ये कार्बन दोनों ही कार्बन ऐसे हैं जिन पर इंडिविजुअली डिफरेंट ग्रुप्स हैं। यहाँ पर CH3 और H होगा, इसमें भी CH3 और H होगा। तो दोनों कार्बन ऐसे हैं जिन पर प्रेजेंट ग्रुप डिफरेंट है, इसलिए रिंग के रेस्पेक्ट में ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म पॉसिबल है। अब नेक्स्ट एग्जांपल पर आते हैं। तो नेक्स्ट एग्जांपल में डबल बॉन्ड के रेस्पेक्ट में ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म होगी, क्योंकि यहाँ पर CH3 और H है। इस साइड देखेंगे तो यहाँ पर Br आ रहा और यहाँ पर CH3 आ रहा, मतलब इससे इस कार्बन से जो 2 ग्रुप अटैच हैं, जो 2 बॉन्ड हैं, उन पर डिफरेंट एटमॉस्फेयर है, इसलिए ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म होगी। और रिंग के रेस्पेक्ट में देखेंगे तो भी ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन और यहाँ पर हाइड्रोजन, ये दोनों कार्बन आइटम sp3 ऑक्साइड हैं और दोनों पर डिफरेंट ग्रुप्स प्रेजेंट हैं। इस पर H और CH3 है, इस पर H और Br है। अब हम कुछ एग्जांपल्स, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें डबल बॉन्ड के रेस्पेक्ट में देखेंगे तो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म पॉसिबल नहीं होगी, क्योंकि इस साइड और इस साइड दोनों ओर का एटमॉस्फेयर सेम है, इसलिए डबल बॉन्ड के कारण ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म नहीं होगी। और अगर हम रिंग के कारण देखें तो रिंग के रेस्पेक्ट में भी ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म पॉसिबल नहीं होगी, क्योंकि रिंग पर कम से कम 2 कार्बन आइटम्स ऐसे होने चाहिए जिन पर डिफरेंट ग्रुप्स हैं। इस कंपाउंड में देखेंगे तो डबल बॉन्ड के रेस्पेक्ट में ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म पॉसिबल होगी, क्योंकि यहाँ पर भी दोनों ग्रुप डिफरेंट है और इस साइड जो बॉन्ड है उनका अगर एटमॉस्फेयर देखा जाए तो डिफरेंट है, इसलिए ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म पॉसिबल होगी विद रेस्पेक्ट टू डबल बॉन्ड। और अगर हम रिंग के रेस्पेक्ट में देखेंगे तो रिंग के रेस्पेक्ट में भी ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म पॉसिबल होगी, क्योंकि यहाँ पर H है और यहाँ पर H है। तो 2 कार्बन आइटम्स ऐसे हैं जिनमें प्रत्येक पर डिफरेंट ग्रुप्स प्रेजेंट हैं। अब इस कंपाउंड को देखते हैं। इसमें डबल बॉन्ड के रेस्पेक्ट में ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म पॉसिबल नहीं होगी, क्योंकि इस साइड कार्बन के बाद ब्रोमीन, जो इस कार्बन से जो कार्बन अटैच है उस पर ब्रोमीन और हाइड्रोजन है,
इस पर भी ब्रोमीन और हाइड्रोजन है, इसके बाद का एटमॉस्फेयर भी सेम है, इसलिए ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म पॉसिबल नहीं होगी। और रिंग के कारण अगर हम देखेंगे तो रिंग के कारण ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म पॉसिबल होगी, क्योंकि इस पर 2 कार्बन ऐसे हैं जिनमें प्रत्येक पर डिफरेंट ग्रुप्स प्रेजेंट हैं और वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। इसमें देखेंगे डबल बॉन्ड के रेस्पेक्ट में ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म पॉसिबल होगी, क्योंकि ये दोनों ग्रुप डिफरेंट है और इस साइड इस कार्बन पर ब्रोमीन एटम नहीं है, जबकि इसके जस्ट एडजेसेंट पोजीशन वाले कार्बन पर ब्रोमीन एटम है, तो ये दोनों डिफरेंट हो गए, इसलिए डबल बॉन्ड के कारण ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म होगी। रिंग के कारण भी ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म होगी, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन होगा और यहाँ पर हाइड्रोजन होगा। रिंग में 2 कार्बन एटम ऐसे हैं जिनमें प्रत्येक पर डिफरेंट ग्रुप प्रेजेंट है। अब इस कंपाउंड को देखते हैं, इसमें डबल बॉन्ड के रेस्पेक्ट में ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म पॉसिबल होगी, क्योंकि इस साइड कार्बन और इस साइड कार्बन पर केवल हाइड्रोजन है और इस साइड जो कार्बन है उस पर हाइड्रोजन भी है और OH ग्रुप भी है। तो इस साइड जो ब्रांच अटैच्ड है उसका एटमॉस्फेयर डिफरेंट है और इसका एटमॉस्फेयर भी डिफरेंट है, इसलिए ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म पॉसिबल होगी। और रिंग के कारण अगर हम देखेंगे तो रिंग के कारण भी ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म पॉसिबल होगी, क्योंकि रिंग में 2 कार्बन एटम ऐसे हैं जिनमें प्रत्येक पर डिफरेंट ग्रुप्स हैं और दोनों ही कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड। ये तो रहा ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म इन केस ऑफ साइक्लोएल्काइलिडीन। ये वीडियो यहीं फिनिश होता है। हम नेक्स्ट वीडियो में रेस्ट पार्ट ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म देखेंगे, कुछ केसेस को और कंसीडर करेंगे, फिर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की प्रॉपर्टीज को देखेंगे और उसके बाद नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स को कैलकुलेट करना सीखेंगे। इस वीडियो को आप बार बार देखें, अपने नोट्स तैयार करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन वर्क हार्ड।